परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मेरे कलीग्स और डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रामकृष्ण मिशन का, जिन्होंने हमें मौका दिया आज यहाँ आने का और यहाँ अपने स्ट्रेटेजी शेयर करने का। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन या अबव हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, या उससे ओके काफ़ी। और कौन है जो अभी 12th या 10th 12th वगैरह, ओके गुड। और 10th या 10th से कम कोई नहीं, मतलब मोस्टली जो है वो 12th ग्रेजुएशन लेवल के हैं, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो पर्टिकुलरली जेकेपीएससी, केएएस या आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? ओके, इसका मतलब बाकी एग्जाम्स वाले भी हैं हमारे पास, जो कि अकाउंट्स वाले या कोई और एग्जाम्स एसएसबी के, ठीक है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जेकेपीएससी, केएएस या आईएएस यही एक एग्जाम नहीं है कि मतलब जिंदगी यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो एम है, और जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है, मतलब मैं यहाँ एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट खड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस को एंडोर्स करूंगा। आपका जो भी एम है लाइफ में, आपको उसके लिए कैसे काम करना है, सबकी स्ट्रेटेजी कॉमन ही रहती है, ठीक है। तो मैं कुछ 2-4 पॉइंट शेयर करूंगा कि स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए आपकी किसी भी एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले कि आपको उस एग्जाम को समझना है कि जिस परीक्षा को या कोई भी चीज है, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना या कुछ भी, उस फील्ड को अच्छे से समझें पहले। मतलब एग्जाम के लिए आपको पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस है क्या। जैसा मोहित जी ने बताया कि आपको कुछ मिथ्स इन्होंने क्लियर किए कि पहले सिलेबस देखो, रेदर देन कि जो मार्केट में शोर है कि ये ऐसे होता है या ऐसा नहीं होता। उसके बाद आप देखो कि पुराने साल के उसके क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, उससे एनालाइज करो कि कैसा पेपर आता है। समझो कि मुझे किस किस चीज को पकड़ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि क्या चीज पूछी जाती है तो आपको बुक में फिर से पढ़ोगे, आपका ध्यान उस चीज की तरफ जाएगा। ऐसे आप स्किप कर जाओगे कि मैं एक लेसन पढ़ रहा हूं बट मुझे पता नहीं है कि उसके बाद मुझे आंसर क्या करना है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड से चीजें निकल जाएंगी। बट मुझे पता होगा कि क्या क्या चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, तो मैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा और वो ज्यादा रिटेन रहेगी, ठीक है। ये हो, आप बैकग्राउंड रिसर्च करो उस चीज के बारे में। अगर आप बिजनेस की साइड जाना चाहते हो तो आप उस चीज के बारे में रिसर्च करो कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई रेस्टोरेंट ही शुरू करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके एरिया में उस चीज की कितनी डिमांड है, ठीक है। उसके अलावा आपको उस चीज के लिए क्या नई चीज अपनानी है, लोगों को क्या चाहिए, ये सब चीजें। अगर मैं इसको एग्जाम से रिलेट करूं तो सक्सेस रेशियो क्या है, उसमें आपका अपना इंटरेस्ट किस में, कौन से ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप अकाउंट असिस्टेंट वगैरह किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो किस चीज में आपको ज्यादा स्ट्रांग मेहनत करने की जरूरत है, किस चीज में आपका हैंड मतलब ग्रैस्प अच्छी है और किस चीज में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इन चीजों को ध्यान से समझ के फिर उस चीज की तरफ आप फोकस करें, अटेम्प्ट करें, ठीक है। और जब ये चीजें आप कर लेंगे तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उस चीज को रिटेन नहीं कर पाओगे। तो आप पढ़ जितना भी लोगे, हम यहाँ से बोल देंगे या कोई भी आप किसी से पूछ लोगे, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। 1 साल पहले तक मैं भी यहीं पे था। तो आप लोग ही हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आप इस साइड आएंगे और सबको गाइड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप प्रैक्टिस करें कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किस चीज को आप अच्छे से अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, क्या आप उसको आंसर कर पा रहे हैं एग्जाम में अगर वो चीज आ रही है तो। जैसे बहुत से लोगों को मैथ्स में, अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम होती है, किसी का एनवायरनमेंट वीक है, किसी का हिस्ट्री वीक रहता है, किसी का ज्योग्राफी वीक है, तो आपको कंप्रिहेंसिव हर चीज की तैयारी करनी है। और करंट अफेयर्स, आपको किसी भी सेक्टर में जाना है तो आपको अवेयर होना है कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। एक ये जनरल है कि आपको अगर अच्छा सिटीजन भी बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे देश में क्या चल रहा है, मेरी स्टेट में क्या चल रहा है, मेरे आसपास के मोहल्ले में क्या चल रहा है। जब आप उस चीज के बारे में अवेयर रहेंगे ना, आप नेचुरली हर चीज की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, तो आप एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। वो सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत जरूरी है और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल जो चल रहा है देश में, अलग अलग तरह के इश्यूज आ रहे हैं, फार्मर्स का इशू है, आप उसके बारे में सोचिए कि आपके आसपास भी फार्मर्स हैं, क्या सही में क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको। क्योंकि कल को अगर आपको सिविल सर्वेंट ही बनना है, अगर केएस या आईएएस ही बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इश्यूज क्या आ रहे हैं। जब आप उन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, आज मैं साहिल जी के साथ ही आ रहा था तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने उस लेवल पे लाइफ जी है, आप उनके शूज पे आप खुद
मतलब है, आपने एक्सपीरियंस किया है कि उस लेवल पे क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप उस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, रादर देन कि आप ऊपर ही रहे हमेशा उस चीज से और आप समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में क्या होता है, सुने सुनाए पे चलेंगे। ठीक है, हर चीज को एक्सपीरियंस कीजिए। एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे कोविड का टाइम है तो पूरी प्रिकॉशन लीजिए। हेल्थ में आपको स्पोर्ट्स उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। रामकृष्ण मिशन जो आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको साथ में वैल्यूज भी सिखाते हैं लाइफ में आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज नहीं है, मतलब आपको सिर्फ नौकरी ही नहीं करनी है, आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। तो उस चीज के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। साउंड माइंड रिजाइड्स इन ए साउंड बॉडी ओनली, तो उस चीज की तरफ भी ध्यान दो। यही 2-4 पॉइंट है जो मुझे बताने हैं। बाकी मैं चाहता हूं कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, रादर देन एग्जाम्स के लिए आपने पूछ लिया, मतलब विवेक जी से पूछा, और आपकी क्या क्वेरीज हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग। अगर मेंस एग्जाम में हम जैसे राइटिंग आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें क्या हमें सोचना होगा, कितनी लेंथ होनी चाहिए आंसर की? आंसर राइटिंग का एक सबसे पहला जैसे क्वेश्चन जो है ना, आप जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसके आगे 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जिनमें लिखा होता है आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना है। जो 20 मार्कर्स हैं उसमें या 15 मार्कर्स है उसमें आपको 250 वर्ड्स में आंसर करना है। वो आपकी वर्ड लिमिट उन्होंने लिखी होती है वहां पे, आप पेपर देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। और आंसर राइटिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में परफेक्ट आंसर लिख दोगे, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन होते हैं, आपको 3 घंटे में खत्म करना है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, पहली बार आप स्टार्ट करोगे लिखना ना, आपको एक आंसर लिखने में हो सकता है 40 मिनट भी लग जाए, आपको पता ही नहीं होगा कंटेंट क्या लिखना। आपके पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, आपको सब कुछ आता भी है, आप फिर भी उसको आंसर नहीं लिख पाओगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप स्टार्ट करो। आज आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, कल आप उससे अच्छा करोगे, मतलब लेकिन आप रेगुलर और कंसिस्टेंट रहोगे तब। अगर आप आज ही डिमोरलाइज हो जाओगे कि मेरे 40 मिनट लग रहे हैं या मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहा, तो आप अगर हार जाओगे खुद से तो आप अच्छा आंसर लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है, इंप्रूव करो। सब एक ही बार में सब कुछ बेस्ट नहीं हो जाता। ठीक है, फाउंडेशन अच्छी बनेगी, आप अपनी जितनी गलतियां करोगे आप सीखोगे। गलतियां सिर्फ एग्जाम में नहीं करनी है, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस में आप जितने भी गलतियां करो, जितना गलतियां करोगे आपको ज्यादा याद रहेगा कि यार मैंने यहाँ गलती की थी। तो आंसर राइटिंग का यही है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट आप चाहे तो स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन देखो, उसका आंसर का आप कंटेंट भी देख लो कि क्या इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। आपके पास 3 मटेरियल है, बुक को रेफर करो, उसके बाद लिखना शुरू करो। स्टार्टिंग में आपको अगर 1 घंटा भी लगता है कोई परेशानी नहीं, धीरे धीरे आप डेली आंसर लिखोगे, आपको वो 1 घंटा 40 मिनट में कन्वर्ट होगा, 30 में कन्वर्ट होगा। आपके आंसर की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। दूसरों को दिखाओ, अपने टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, चेक करवाओ, उनका पर्सपेक्टिव लो कि कैसे होता है। और कुछ एक्चुअली पूछना था कि थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप इस समय अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे अभी 4 महीने हैं प्री को, तो आप अभी कितना टाइम ऑप्शनल को देते हैं, कितना मेन को देते हैं, और प्री की तैयारी स्पेसिफिकली कब से स्टार्ट करते हैं? जैसे अभी 4 महीने है ना आपने कहा, तो इस टाइम पे सिंस पहली स्टेज है प्री, तो मुझे प्री पे ऑब्वियसली ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्री निकलेगा तो ही मेंस दे पाऊंगा। मेरा अपना खुद की स्टोरी है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब प्लीज बैठ जाइए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग, जैसे इन्होंने कहा इन्होंने कोचिंग नहीं ली, मैंने कोचिंग ली थी, बट मुझे कोचिंग में यह था कि इतना मटेरियल हो गया कि समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे सबको कंसाइज कैसे करना। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने यूपीएससी का, तो मेरा प्री भी नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बिजी रह गए, मतलब केएस का एग्जाम भी दे रहे थे और वो चीज हुआ तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। इतनी देर में केएस का प्री आ गया, 2016 वाला, उसका मेंस दिया तो वो सब नहीं हो पाया। तो ये है कि प्री के लिए आपको स्पेसिफिक, सबसे पहली स्टेज है प्री, तो प्री के लिए आपको ज्यादा लास्ट के दिनों में तैयारी करनी है। मिनिमम अगर आप एज इन टाइम लिमिट लेके चलो तो लास्ट के 3 महीने तो आपको देने चाहिए। ठीक है, और मेंस के लिए और प्री की तैयारी बहुत डिफरेंट नहीं है। कंटेंट तो आपको वही सब पढ़ना है, सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग आएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है और सर्कल लगाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। मेंस में आपको वही क्वेश्चंस उसी टाइप के होंगे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको लिखना है, उस चीज के बारे में लिखना है, कोई कंसेप्ट पूछा जाएगा तो उस तरीके से पढ़ो कि आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और उसका मेंस का भी देखो कि क्वेश्चंस कैसा बन सकता है, मैं उसको कैसे आंसर कर सकता हूं, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बने तो कैसा बन सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पॉलिटी में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ले लो, प्राइम मिनिस्टर का ही ले लो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे चैप्टर है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो आपने पढ़ना है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब्जेक्टिव आ जाएगा वो चीज।
ठीक है। अब उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर कौन कौन रहे हैं, किस टाइम पे रहे हैं, प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर की पावर ये है, इज इट, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैंने वहां पढ़ा था, क्या ये चीज सही है या गलत है, तो आपको आइडेंटिफाई करके वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग अलग नहीं देखना कि प्री अलग है या मेंस अलग है, बट हाँ सिंस आपको प्री देना पहले, तो लास्ट के कुछ टाइम पे आपको उस मोड में जाना है कि मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको लास्ट के 2-3 महीने प्री में देने हैं। मेंस ऐसे आपको मेंस के हिसाब से तैयारी करनी है। और इंटरव्यू आपका, जैसा मैंने बताया कि अगर आप अपने आसपास के बारे में अवेयर हैं और जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको अप्लाई कर रहे हैं कि कहाँ अप्लाई हो सकता है, तो आपका नेचुरली आप इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ ही कर रहे हैं, उसका कुछ अलग नहीं रहेगा। हाँ जी, एक सेकंड सर, जैसे अभी आप प्लीज बैठो, आप बैठ के पूछो, कोई बात नहीं। सर जैसे अभी जेके एसएसबी ने भी अपनी नोटिफिकेशन रिलीज की हैं और जेके पीएससी की भी ऑलरेडी आ गई है, तो एक डायलमा आ गया हुआ है कि हम लोग जेके एसएसबी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जेके पीएससी पे फोकस करें, और हम पीएससी देनी है, प्रीलिमिनरी प्री देना है, हमें पता है जी। बट कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर भी आ रहा है कि नहीं, अब स्टेट में बहुत टाइम के बाद वो जॉब्स आई हैं, तो जेके एसएसबी के को अप्रोच करें या जेके पीएससी को अप्रोच करें, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायलमा क्रिएट हो गया दिमाग में कि किस तरफ जाए और कैसे जाए। नेचुरली ये हमारा भी, जब हम एस्पिरेंट थे तो हमारे साथ भी यही चीज़ होती है। तो देखिए, आपको क्या लगता है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो लो हैंगिंग फ्रूट्स। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आप किस चीज़ को आसानी से अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि अभी जेकेपीएससी की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, बट जो एसएसबी है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आपके पास पहले तो देखो कि आपका अपना सिचुएशन क्या, आप ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो कि आप तैयारी में रहो, और आपको जॉब की अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप चाहो तो जेकेपीएससी को करो, क्योंकि वो 2 साल का प्रोसेस है ऑलमोस्ट ना, 1 से 1.5 साल लग जाता है। अगर आपके पास उतना टाइम है और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, वैसे आपको लगता है कि आप कर पा रहे हो उस टाइम तक, कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट तक उस चीज़ को अच्छे से समझ लो, नेचुरली आप छोड़ सकते हो जेके जो एसएसबी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को इसकी तैयारी अच्छे से करनी है पीएससी की, तो साथ साथ जो आपका लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि जेके एसएसबी नो डाउट कंपटीशन ज़्यादा होगा, बट कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग सिलेबस होगा और थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस और स्पीड की ज़रूरत है। जेके एसएसबी की एक ही स्टेज होगी, कहीं ना कहीं 5 या 6 महीने में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो जेके एसएसबी आसानी से, ठीक है ना, कुछ लोगों का टेम्परामेंट होता है जैसे कि जिनको सिविल सर्विसेज ही करनी है, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे किसी और जॉब में, या उनको लगता है कि जैसे मेरा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है या मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरी स्पीड नहीं है ज़्यादा, तो वो चाहें तो उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा उस साइड। अगर आपका एप्टीट्यूड वाला साइड अच्छी है, मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा है, आप उस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, तो आप पहले जेकेएसएसबी को टारगेट करें, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, उसके बाद आप जेकेपीएससी को करें। बट वही है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लो कि मेरे को क्या चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है, वो खुद को आइडेंटिफाई करना होगा आपको। ठीक है जी। हाँ जी, ये चीज़ तो है कि GS 1 to 3 जो है ना, मोर और लेस ये फैक्ट है कि जो, लेकिन इसमें आपके एटलीस्ट एवरेज मार्क्स होने चाहिए। बट सॉरी, आपका जो ऑप्शनल रहेगा वो भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड रहेगा। कोई भी आप ऑप्शनल चुनो ना, तो GS 1 to 3 में कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी पेपर के साथ ओवरलैप करेगा। जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, तो वो GS 1 और खासकर GS 2 गवर्नेंस पॉलिटी के साथ ओवरलैप करता था। तो आपकी कहीं ना कहीं ऑप्शनल की नॉलेज आपको जीएस के पेपर्स में हेल्प करेगी, और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है मार्क्स की, प्रोवाइडेड कि आप बहुत खराब नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो आपका एवरेज या अबव एवरेज रहेगा। लेकिन हाँ, ऑप्शनल स्कोरिंग है नो डाउट, अगर आप उसमें खराब करोगे तो आपके बहुत कम भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, एथिक्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मार्क्स वेरी करते हैं। एथिक्स की स्ट्रेटेजी के लिए इनफैक्ट साहिल जी यहीं पे हैं, वो जेकेपीएससी के हाईएस्ट मार्क्स हैं इनके एथिक्स में। और ऐसे हाँ भी, ऐसे के भी मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, किसी को 170 भी मिल सकता है और किसी को 50 भी नहीं मिलेगा या 100 भी नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप GS 1 to 3 को बिल्कुल इग्नोर कर दें और सिर्फ इन्हीं पे ध्यान दो, वो भी एक लॉप साइडेड है। आपको कहीं भी लॉप साइडेड नहीं रहना। हाँ, आपकी सब चीज़ें एवरेज तो होनी चाहिए,
बट अगर आप कुछ चीज़ों में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ हेल्प करेगी आपको, ठीक है। कोई और? सर एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है बट KAS बन के क्या आप सेटिस्फाइड हो सर? सर मेरा अपना जो पर्पस है ना, सेटिस्फेक्शन इज सब्जेक्टिव, इंडिविजुअल के अपना वो है ना, तो मेरा पर्पस केएस बनना नहीं है, मेरा पर्पस है पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज, वो केएस मुझे एक मीडियम प्रोवाइड करता है पब्लिक सर्विसेज करने का। हाँ, मैं चाहूँगा कि मैं इससे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, अगर मैं IAS कर लूँ और मैं उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर डोमेन होगा, मेरे पास एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। बट जिस लेवल पे अभी मैं हूँ, जो मेरे पास है, डेफिनेटली आई एम सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ पब्लिक सर्विस, मुझे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट कि आप ये काम कीजिए। कल को मैं BDO लगता हूँ या तहसीलदार लगता हूँ या अंडर सेक्रेटरी, जो मेरा काम है वो डायरेक्टली लोगों को अफेक्ट करेगा। जो रामाकृष्ण मिशन कर रहे हैं, ये भी पब्लिक सर्विसेज कर रहे हैं, ये अपने तरीके से कर रहे हैं। अब मैं पब्लिक सर्विसेज थ्रू गवर्नमेंट करते हुए वो भी अलग तरीके से करूंगा, तो हाँ, आई एम सेटिस्फाइड कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा। बाकी अदर थिंग्स इंडिविजुअल जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, या आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल दैट। थैंक यू सर। So I have gone through the current affairs and I have a personal problem with dealing with it. Right now कि मतलब अगर मैं करंट अफेयर का कोई एक न्यूज़ पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर पे, वो एक शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है, बट इफ़ आई गो थ्रू द कैप्सूल जो एक मंथली आता है, तो वो उसमें मतलब बहुत एक ही न्यूज़ पे बहुत सारे 5-6 पेजेस होते हैं एंड दे राइट अ लॉट ऑफ मटेरियल, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। तो इतनी न्यूज़ बहुत सारी होती है मंथ में कि इतना डिटेल में उस हर न्यूज़ को नहीं पढ़ा जा सकता। तो कुड यू प्लीज लेट मी नो कि हाउ टू डील विद इट? सी प्लीज, मेरा जो अपनी अप्रोच थी मैं यही बता पाऊंगा, क्योंकि हर किसी की अप्रोच डिफरेंट होती है। मैं न्यूज़पेपर के साथ टच में तो रहता था, बट आई डिडंट मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि न्यूज़ जो है वो डेवलपिंग रहती है। आज जो न्यूज़ है, कल उसकी फर्दर उस इवेंट में कुछ नई प्रोग्रेस आएगी तो उसकी कुछ और न्यूज़ आएगी, परसों उसमें फर्दर कुछ एडवांसमेंट होगी, तो अब डेली अपडेट करने में टाइम बहुत जाएगा। तो बेटर है कि मैं उस न्यूज़ के साथ टच में रहूं, मुझे पता है कि क्या क्या हो रहा है। फर्दर जो मैगजीन है उस चीज़ का व्हाट, व्हाई एंड व्हेन वो पूरे मंथ का कवर करेगी कि इसका क्या क्या इशू है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, क्योंकि वो लोग भी वही लोग हैं जो या तो तैयारी कर रहे हैं या उन लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उनको पता रहता है कि किस किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, एटलीस्ट आप उसके साथ टच में रहें, समझ लें कि इशू क्या है, क्या क्या हो रहा है। फर्दर जो कंटेंट रेडी रेफरेंस के लिए मैगजीन इज ए गुड ऑप्शन। बट इट्स वेरी इलैबोरेटिव, तो हर Definitely. इतना इलैबोरेट वे में याद क्रैम करना इतना नहीं, क्रैम नहीं करना आपको, इसीलिए क्योंकि अगर आप टच में रहेंगे, आपको न्यूज़ पता है ना, तो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अगर तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा मंथ की मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए हर चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप डेली किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो आपको खुद भी धीरे धीरे प्रिपरेशन में समझ आएगा क्या चीज़, ये चीज़ ज़रूरी है, इस पर टाइम देने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको कुछ चीज़ बहुत एक्स्ट्रा लगती है, लीव इट। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को ही आपने क्रैम, आपको हर चीज़ को नहीं करना। आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि फैक्ट्स जो हैं, पर्टिकुलर कुछ फैक्ट्स हैं, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डालने पड़ेंगे अपने आंसर को एनरिच करने के लिए, वो चीज़ें आपको होनी चाहिए। बट आप इसमें रिवीजन ही कीजिए, आपको एक बार पढ़ के तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, आपको 3, 4, 5 बार किसी चीज़ की रिवीजन करोगे तो आप नेचुरली वो चीज़ अब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे ड्राइविंग आप करते हैं, अगर आप ड्राइविंग कोई करते हैं तो आपको पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल नया लगता है। सेकंड डे आप करेंगे, थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे, बट समझेंगे। धीरे धीरे 1 महीने के बाद आप सब कॉन्शियस पे चले जाएंगे, आपको पता है कि आपको नहीं पता चलेगा आप गियर भी शिफ्ट कर रहे हैं, वो सब। तो इट्स अबाउट कि आप बार बार रिवीजन वगैरह करते रहें उस चीज़ की, तो नहीं प्रॉब्लम आएगी। तो स्किप कर सकते हैं वो हाँ जी, इलैबोरेटेड। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई? ओके, थैंक यू सो मच।